रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका ये पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक 9th स्टैंडर्ड की कुछ चीजें सीखी थी और कैसे इलेक्ट्रॉन को परमाणु के अंदर भरा जाए उसका अरेंजमेंट हमने पढ़ा था। 20 तक हम देख चुके थे, लेकिन जो चीजें, जो रूल्स हमें 9th स्टैंडर्ड में दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम बड़े परमाणु संख्या वाले परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा रूल्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो आज उन्हीं रूल्स को हम समझेंगे और 21 to 30 परमाणु संख्या वाले जो परमाणु है उन्हें आज हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा जो एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, परमाणु का जो संरचना है वो कैसी है कि बीच में उसके न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए होते हैं और बाहर उसके कक्ष होते हैं और उन कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि मेजरली हमारे पास में 4 तरीके के कक्ष होते हैं, जिसमें से पहले कक्ष को हमने K, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N माना था। यहाँ पर K कक्ष का जो N का मान होता है वो 1 होता है, दूसरी कक्ष का 2, तीसरी कक्ष का 3 और चौथी कक्ष का 4। हमने एक रूल ये भी देखा था, 2 रूल हमने कल पढ़े थे। पहला रूल हमने देखा था कि हर कक्ष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उसकी संख्या पता करने के लिए हमने एक रूल देखा था, जिसको हम यहाँ पर जिस रूल को हम 2n² के नाम से जानते हैं। कि अगर आपको पता करना है कि किसी भी कक्ष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो तो आपको उसको इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। हमने K का मान 1 रखा था, K के लिए N का मान 1 होता है, तो इस प्रकार K के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, K के अंदर अधिकतम 2 आ सकते हैं। उसी प्रकार L के लिए हमने देखा था कि L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, M में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं और N के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 आ सकते हैं। उसके अलावा हमने रूल नंबर 2 भी देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बाहरी कोश के अंदर सबसे बाहर वाला जो कोश होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही होती है। सबसे बाहर वाले कोश में आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो। और इस चीज को फील हमने किया था जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे पोटेशियम का। जब हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे थे तब इस रूल नंबर 2 को हमने देखा था कि ऐसा भी कोई रूल होता है जिसमें हमने ये देखा है कि बाहर वाले कोश में, सबसे बाहर वाले कोश में आप 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते हो। इसीलिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, 8 और 9 न होकर के क्या होता है, 2, 8, 8 और 1 होता है, रूल नंबर 2 की वजह से। आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम स्कैंडियम से नए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। यहाँ पर टाइटेनियम का दे रखा है, लेकिन कैसे होता है वो हम आज देखेंगे। तो देखो, अगर आपको हायर, बड़े परमाणु संख्या वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ और चीजें जाननी पड़ेगी। हमने देखा था कि हर एटम के अंदर बाहर के कोश होते हैं, जिसे हम शेल्स बोल रहे हैं। 4 शेल मेलनी हमने डिस्कस करी थी। कौन कौन सी शेल्स हमने डिस्कस करी थी? शेल्स हमने डिस्कस करी थी K, L, M और N। हर शेल के अंदर सब शेल होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन करवा रही हूं मैं सारा। हर शेल के अंदर सब शेल होती है और हर सब शेल के अंदर ऑर्बिट होती है। तो यहां पर अगर मैं K शेल की बात करूं तो K शेल के पास में सिर्फ S सब शेल होती है और S सब शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिट होती है। S सब शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिट होगी। उसी प्रकार से अगर मैं L शेल की बात करूं तो L शेल के पास में S सब शेल भी होती है, P सब शेल भी होती है। S सब शेल में एक ऑर्बिटल होती है और P सब शेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो यहां पर हम इसके लिए ऐसा डब्बा बना सकते हैं कि S के अंदर एक सब शेल और S के अंदर एक ऑर्बिटल और P के अंदर 3 ऑर्बिटल, जिनको
बाद में हम यहाँ पर m के लिए और n के लिए भी बना लेंगे। m के लिए होता है s, p और d। s के पास में एक ऑर्बिटल, p के पास में 3 ऑर्बिटल, d के पास में 5 ऑर्बिटल। तो इसके पास में ऑर्बिट कैसे होंगे? इस तरीके से, p के पास में 3 और d के पास में 5। 1 2 3 4 और 5। उसी प्रकार से जो n है, n के पास में कौन कौन सी सब शेल्स होती हैं? s, p, d और f। s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3, d के अंदर 5 और f के पास में होती है 7 सब ऑर्बिटल्स। तो इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा 1 2 3 4 एंड 5 और लास्ट में f के लिए कितने बन जाएंगे? 7 1 2 3 4 5 और 6 7। तो इस तरीके से कुछ रफ डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ करके देख लिया है। ये भी देखा था कि हर ऑर्बिटल में हर ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। ये भी हमने देख लिया था। और इस चीज को हमने वेरीफाई भी कर लिया था कि पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों आते हैं? क्योंकि इसके पास में एक ही सब शेल है, एक सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2। उसी प्रकार इसमें कितने हो जाएंगे? देखो 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए? 8। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 6 यहाँ भरेंगे और 10 यहाँ भरेंगे। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18। 2 यहाँ भरेंगे, 6 यहाँ भरेंगे, 10 यहाँ भरेंगे और 7 और ये 14 यहाँ भरेंगे। तो कितना हो जाएगा? 20। 20 और 2 32। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2n² वाले रूल को भी वेरीफाई कर लिया है। डिटेल में देख लिया है कि कैसे हम 2n² वाला रूल जो है वो वेरीफाई हो जाता है। सेकंड रूल भी जो है हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। सेकंड रूल को भी हम वेरीफाई करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि सबसे बाहर वाले कोश में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगले शेल में जाते हैं। तो उस चीज को भी हम यहाँ समझेंगे। अब हर ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसको हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है, ये एक सिद्धांत है। अगर आप नाम ना भी याद रखो तो चलेगा क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि हर ऑर्बिट के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये चीज किसने बताई थी? पॉली नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी, इसलिए इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। हम देख चुके हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी शेल है, के, एल, एम और एन शेल है। और एन शेल जो है हमारे पास में, के, एल, एम और एन शेल है हमारे पास में। और के शेल के पास में सिर्फ एस सब शेल होती है। इसके पास में एस पी, इसके पास में एस पी डी और इसके पास में एस पी डी और एफ होती है। तो अगर हम यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहे तो हम कैसे भरेंगे, आइए उसे समझते हैं। देखो सबसे पहले हम सोडियम का परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे। तो सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो है 11। हम के एल एम वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 और फिर 1। इस तरीके से सोडियम का जो ऑक्टेट है, सोडियम के जो कोश है वो भरे जाने चाहिए। लेकिन अब उपकोशों को कैसे भरा जाए, यहाँ पर जो सब शेल्स है, उपकोश है, उनको कैसे भरा जाए तो हम वो देखते हैं। हमें क्या पता है यहाँ पर 1 नंबर क्या दर्शा रहा है? यहाँ के शेल ही तो दर्शा रहा है, ये एल शेल दर्शा रहा है, ये एम शेल दर्शा रहा है और ये एन शेल दर्शा रहा है। तो आज हम इसे फिल करते हैं कि कैसे हम भरेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरा जाना चाहिए। क्या किसी भी सब शेल में भर दूं, कहीं से भी भरना स्टार्ट कर दूंगी? नहीं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो उन उपकोशों में भरा जाएगा जिनका ऊर्जा स्तर सबसे कम है। तो सबसे कम ऊर्जा स्तर होता है 1s का। मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां भरा जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका भरा जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका भरा जाएगा इस s सब शेल में। ठीक है, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा यहां 2s के अंदर। फिर 2s के बाद में आपका इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? उसके बाद में आपके इलेक्ट्रॉन भरेगा 2p में और 2p के बाद में भरेगा 3s में। फिर चलो पहले इतना भरते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इस 1s वाले में, फिर आएगा 2s वाले में, फिर 2s के बाद में भरेगा 2p में और 2p के बाद में भरेगा थर्ड शेल के अंदर। देखो इसके अंदर इसके पास में एक ऑर्बिटल होती है,
एस उपकोष के पास में एक ऑर्बिटल होता है ना, तो एक ऑर्बिटल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो? एक ऑर्बिटल के अंदर आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो। तो पहले के अंदर कितने आ जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ए इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये के शैली तो थी, के शैल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। उपकोष के पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पर भी उपकोष में भी सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, तो भर दिए हमने। सेकंड में कितने आने चाहिए? 8 आने चाहिए। तो हमें पता है एस के पास में एक ऑर्बिटल होती है, पी के पास में 3 ऑर्बिटल होती है। एस के अंदर आप टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2, और पी उपकक्ष के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सेकेंड वाली शेल के अंदर आपके दूसरी नंबर की कोश में हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है आपका। अब ये जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? वो एम शेल के अंदर आएगा, एम शेल के एस सब शेल में, एम कोश के एस उपकोश के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका तीसरे नंबर का शेल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इस तरीके से। आई होप आपको रफ आइडिया मिला है कि कैसे कोश और उपकोश को रिलेट करना है। तो यहाँ पर हमने सोडियम के लिए भर दिया है। अब इसी चीज को हम भरेंगे पोटेशियम के लिए। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे हम यहाँ। हमें पता है कि जो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है वो कितनी होगी? पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, पोटेशियम की परमाणु संख्या होगी हमारे पास में 19। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8 8 और 1। क्यों 9 नहीं आएंगे यहाँ पर? क्यों? क्योंकि हमने रूल नंबर दूसरा पढ़ा था जिसमें क्या लिखा था कि सबसे बाहर वाले कोश में आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने 11 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही भर रखे हैं, अगले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हमें क्या पता है कि एस के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ हम भरते हैं 11 तो भर रखे हैं हमने। अब एस सब शेल के अंदर पहले एक ही भरा हुआ था क्योंकि हमने सोडियम के लिए भरा था। एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो पहले हम इसका एस सब शेल भर देते हैं। बचे हुए कितने हैं? 2 पहले भर रखे थे हमने, 8 अभी भर दिए। 8 में से अब जो तीसरे नंबर का शेल है उसके अंदर टोटल आप कितने भर सकते हो? 8 भर सकते हो, और 8 में से 2 भर दिए तो बचे हुए 6 भी भर देते हैं। बचे हुए 6 किस में जाएंगे? पी वाले उपकोष में जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से भरेगा ये। भर गए 6। अब कितना बच रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो देखो पी वाला कक्ष तो आपका पूरा भर गया है ना। हमने क्या देखा है कि पी वाले कक्ष के अंदर 3s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? 3s के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p में जाएगा, इस तरीके से। तो 3p में अब अगर हम यहाँ एक डायगोनल बनाए तो 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? आपका 3p के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 4s सब शेल में, ना कि 3d में। कहाँ जाएगा? 3p6। आपने थर्ड शेल के अंदर कितने भर दिए? पूरे 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि 3p अगर पूरी भर गई तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अगले कक्ष की एस उप कक्ष में जाएगा। जाना किसमें चाहिए था? 3d में, पर 3d में नहीं जा सकता है। जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, इसको हम ऑफ बॉय प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ऑफ बॉय प्रिंसिपल है। ऑफ बॉय प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोशों में भरे जाते हैं, और उसके बाद में जैसे जैसे कोशों का ऊर्जा स्तर बढ़ता है और वैसे वैसे हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 2p से जा रहा है 3s में, 3s से जाएगा 3p में, और 3p अगर भर गई है आपकी तो 3p के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा आपका 4s के अंदर। तो 4s के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मतलब अब सबसे बाहर वाली कक्ष के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे बाहर वाली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, 1 और यहां 2।
तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p के बाद में किस में जाएगा, 4s उपकोष में जाएगा। मतलब 3p अगर हमारी पूरी भर गई है तो अगला इलेक्ट्रॉन हम 3d में नहीं भर सकते हैं, हमें अगला इलेक्ट्रॉन किस में भरना पड़ेगा, 4s में भरना पड़ेगा। और 4 का क्या मतलब है कि आपका कक्ष का नंबर बदल गया है, मतलब अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अगले कक्ष में जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन आपका 4s कक्ष के अंदर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था तो एक भर दिया मैंने, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। अगर इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं उप कक्ष के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकती हूं? मैं क्या देख रही हूं कि पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे हैं मैंने, 1s के अंदर। तो 1s के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरा है मैंने, दूसरे कोश के s सबकोश में। तो दूसरे s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2। तो दूसरी सबशेल में भी 2 भरे हैं। फिर यहाँ कितने भरे हैं, 2p में कितने भरे हैं, 6 भरे हैं। तो यहाँ क्या लिख दूंगी, 2p का मैं 6 लिख दूंगी। फिर अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, अगला इलेक्ट्रॉन गया है 3s के अंदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास में, 3s हो जाएगा, तो 3s2। फिर उसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 3p में गया है। तो यहाँ लिख दूंगी मैं 3p6। फिर बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 4s कक्ष के अंदर गया है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पोटेशियम का उप कक्ष के रूप में, जो स्टैंडर्ड आप 11th में आपको जैसे लिखने हैं, वो कुछ इस रूप से लिखा जाएगा। जिस उपकक्ष के अंदर हमने जितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो लिख दो। यहाँ पर आगे वाला जो 1 है वो क्या बता रहा है, वो कक्ष की संख्या दिखा रहा है। एसपीडीएफ क्या बता रहा है, उपकक्ष बता रहा है। और ऊपर के 2, 2, 6, 2 क्या बता रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन उस उपकक्ष में आपने भर रखे हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे सोडियम के लिए चाहिए होगा तो सोडियम के लिए मैं अगर यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे क्या, पोटेशियम के बाद में क्या है, कैल्शियम। अगर कैल्शियम के लिए होगा तो कैल्शियम के लिए मैं क्या करूंगी, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को और भर दूंगी। तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा किसके लिए, कैल्शियम के लिए। तो यहां पर कैल्शियम का कितना हो जाएगा, अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूं तो मैं कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, फिर जाएगा 3s2, फिर जाएगा 3s के बाद में जाएगा 3p में, और 3p के बाद में किस में जाएगा, 3d में नहीं जाएगा, 3p के बाद में जाएगा 4s2, क्योंकि ये मैंने कैल्शियम का लिखा है। तो कैल्शियम का नंबर कितना होता है, 20। तो काउंट कर लो, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 10 कितने हो गए, 20। तो टोटल 20 हमारे इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं। अब हम लिखने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्कैंडियम के लिए। तो जब हम स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो स्कैंडियम का जो परमाणु संख्या है वो है 21। तो चलो हम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस के अंदर। तो 1s के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भर दिया। फिर 2s के अंदर भी टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर 2p के अंदर जाएगा, p के अंदर 6 ही भर सकते हो। फिर सेकंड शेल के पास में d उपकोष तो होता ही नहीं है, मतलब अब किस में जाएंगे, तीसरे की s सब शेल में जाएंगे, फिर तीसरे की p सब शेल में जाएंगे। अब p सब शेल के अंदर जब तीसरे के अंदर जाते हैं तो तीसरे के पास में d सब शेल भी होती है, लेकिन d सब शेल से पहले कहाँ जाएगा, अगले के 4s वाले में जाएगा। मतलब पहले यहां नहीं भरेगा, पहले आपका इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा, पहले आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, p के बाद में सीधा जाएगा 4 के पास में। तो यहाँ पर जो अगले इलेक्ट्रॉन है वो आप किस में भरोगे, 4s2 के अंदर भरोगे। देखो कितने हो गए आपके पास में, 2 और 2 4, 4 और ये 6 10, और ये भी कितने हो गए हैं आपके पास में, 10 और 10 20। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आपके पास में बचा हुआ है, अब वो किस में जाएगा, अब जाएगा वो इसके पास में, 4s के बाद में किस में जाएगा, 3d में जाएगा। तो अब यहां पर मैं लिख सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, आपके 3d में जाएगा। तो अगर इसी को मैं KLM वाले के रूप में लिखूंगी तो इसमें कितना हो जाएगा, 2, इसमें हो जाएगा 8, और इसको अगर मैं तीसरी शेल के अंदर कितने आ रहे हैं, 6 और 2 8, 8 और 1 9, और उसके बाद में इसमें आ रहे हैं 2। तो ये तो आपका KLMN के अकॉर्डिंग हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका SPDF वाला। ऐसे ही करके हम स्कैंडियम से जिंक तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। यह आपका आसान शब्दों में है कि देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में, फिर जाएगा 2s में, 2s के बाद में 2p में, फिर 2p से 3s में, 3s के बाद में जाएगा 3p में, फिर 4s में, फिर 4s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में वापस चला जाएगा 3d में, फिर 3d से 4p में, फिर 5s में, फिर 5s में भरने के बाद में कहाँ जाएगा, वापस से 4d में जाएगा, फिर 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर आपका पैटर्न चलेगा। तो स्कैंडियम का भी हम लिख चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर टाइटेनियम से। स्कैंडियम के बाद में क्या आता है, टाइटेनियम आता है। तो हम यहाँ पर पहले टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं।
टाइटेनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो उसकी परमाणु संख्या होती है 22। तो क्या हो जाएगा, अगर उसकी परमाणु संख्या 22 है तो हम यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। उसके लिए Z बराबर है 22, किसकी बात कर रही हूँ मैं, टाइटेनियम के लिए। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा S में, फर्स्ट की S में, फिर सेकंड की S में, फिर सेकंड के P में, सेकंड के P में 6 भरे जाते हैं, तो इसको हम सेकंड के P में 6 कर लेते हैं। फिर 3S में, फिर 3P में, फिर 3P के बाद में किस में जाते हैं, 3P के बाद में जाते हैं 4S में। तो 4S2, यहां तक कितने हो जाते हैं हमारे पास में 10 और 10 20, बचे कितने हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो यहाँ का कितना चला जाएगा 3D में चला जाएगा 2। अब टाइटेनियम के बाद में क्या आता है, टाइटेनियम के बाद में आएगा आपका, मैं यहाँ पर पहले नंबर लिख देती हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 22, यहाँ पर हो गया 22। फिर हम बात करेंगे 23 की, फिर 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इस तरीके से हम सारे इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख लेंगे। देखो स्कैंडियम का पिछली साइड पे कर दिया, टाइटेनियम का हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, वी से, वी फॉर वेंडियम का लिखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक तो सेम रहेगा सब में। यहाँ पर 1s2 मेरे साथ साथ लिखो, आप भी प्रैक्टिस करो, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद में कहाँ जाएगा 4s2 में जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d3 हो जाएगा। काउंट कर सकते हो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 23 ही हो रहे हैं। वेंडियम हो गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्रोमियम के लिए, तो क्रोमियम को किससे लिखते हैं हम, क्रोमियम लिखेंगे Cr। अब देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहां पर होना तो क्या चाहिए था, अगर आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 4s2 और 3d4 लिखोगे आप, है ना, सही है, जो सिखा रही हूं उसके अकॉर्डिंग आपको यही लिखना चाहिए। लेकिन क्रोमियम यहां हमारा होता है एक्सेप्शन, जो क्रोमियम है वो यहां हमारा होता है एक्सेप्शन। क्रोमियम क्या बोलता है कि हाफ फिल्ड, आधे भरे हुए उपकोष ज्यादा स्थिर होते हैं पार्शियल भरे हुए उपकोषों के कंपैरिजन में। मतलब कि अगर यहाँ पर इसको मैं ऐसे भरूंगी ना तो ये स्थिर नहीं रहेगा, बजाय इसके मैं क्या कर सकती हूँ कि इस उपकोष को भी आधा कर दूं। भाई 4s के अंदर कितने आ सकते हैं टोटल, दो ना भर करके एक भर देती हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दूंगी मैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा भर दूंगी। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगी, अर्ध भरी हुई उपकोष हो जाएगी, जो इसको ज्यादा स्थिरता प्रदान करती है। इस वजह से जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, क्रोमियम हो गया, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। अब आएगा यहाँ पर हमारे पास में मैंगनीज। तो मैंगनीज के लिए तो सिंपल चलेगा, ये एक्सेप्शन नहीं है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d5। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो देखो या तो आधी भरी हुई स्टेबल होती है या पूरी भरी हुई स्टेबल होती है। इसके पास में ऑप्शन था ना कि दोनों को आधा आधा भर ले, इसलिए इसने आधा आधा भर लिया। इनके पास में नहीं होता है ऑप्शन, इसलिए नहीं भरते हैं आधा आधा, इसके पास में ऑप्शन था ना इसलिए भर लेता है। अब देखो ये पूरा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, तो ये भी स्टेबल ही रहता है। उसके बाद में क्या आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेररस, निकल, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, कुछ इस तरीके से आपके एलिमेंट रहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर भी जो है आपका एक्सेप्शन रहता है, कॉपर भी आपका एक अपवाद रहता है, ये भी नॉर्मल ना भर करके क्रोमियम जैसे कुछ भरा जाता है। तो अब इस पर भी आएंगे हम, पहले यहाँ पर फेररस को भर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। उसी तरीके से निकल का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सेम चल रहा ऊपर का, बस आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, 3p6, 4s2 और 3d7। कोबाल्ट का लिख लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। अब हम आ गए हैं कॉपर पे। तो कॉपर के लिए पिछला वाला तो लिख लेते हैं, पिछला वाला तो सब में सेम है, आगे के दो में जो चेंजेस होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो 3s2 और 3p6
यहाँ पर आप क्या भरोगे, यहाँ पर अगर आप भरना चाहोगे तो कैसे भरोगे, यहाँ पर आप भरोगे इसको 4s2 कैसे भरेंगे, अगर आप नॉर्मली फ्लो में भरते जाएं, अगर मैं आपको नहीं बताऊं ये अपवाद है तो आप इसको भरोगे ऐसे 4s2 और 3d7, लेकिन यहां पर ये 3d9, लेकिन ये यहां पर ऐसा नहीं भरा जाएगा, 3d9 नहीं भरता है ये क्या करेगा, ये 3d9 ना भर करके ये क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर लेगा, तो इससे आपकी 4s उपकक्ष तो हो जाएगी हाफ फिल्ड आधी भरी हुई, और 3d वाली जो आपकी उपकक्ष है वो हो जाएगी फुल फिल्ड पूरी भरी हुई। तो आधी भरी हुई और पूरी भरी हुई ज्यादा स्थिर रहेगी बजाय कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, इसमें स्थिरता नहीं थी, इसलिए जो कॉपर है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्वायर कर लेता है, इसको इसके तरीके से भरा जाता है। फिर जिंक को ले लेते हैं, जिंक के अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मली ऐसा भरा जाएगा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। तो कुछ इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अरेंज कर सकते हो, हैवी एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को ज्यादा बड़े एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को, और ये जो प्रोसेस है टिल चलते जाता है। अभी 9th-10th में हमारे इतना काम का, इससे ज्यादा ये भी बहुत ज्यादा पढ़ लिया है हमने, लेकिन फिर भी जरूरत थी इसकी तो हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। अब इनसे वैलेंसी कैसे निकली जाती है, इनसे आप वैलेंसी कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अगले सेक्शन के अंदर, जिसमें हम कंप्लीटली वैलेंसी कैसे निकाले KLMN वाले में, KLMN वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और SPDF वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से दोनों को कंपेयर करके हम वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, हम अगले लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। इन वालों को अगर इन्हीं वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम KLMN वाले से लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम KLMN वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इधर लिख लेते हैं, ताकि अब यहाँ पर आप KLMN वाले शेल्स को कैसे भर सकते हैं, ये तो हमने SPDF की तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया है, KLMN वाला भी लिख लेते हैं हम हैंड टू हैंड, हमारे सारे डाउट्स यहीं क्लियर हो जाएंगे। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, दूसरे वाले में तो 8 ही भरते हैं, तीसरे वाले में कितने भर रहे हैं 2 और 6 8 और ये भी तो तीसरा शेल ही है, तो कितने हो गए इसमें 8 और 2 10, और बाहर वाले में 2, फिर इसमें कितना हो जाएगा 2 8, तीसरे वाले में कितने भर रहे हैं 2 और 6 8 8 और 3 11, और बाहर कितना भरता जाएगा 2 भरता जाएगा। फिर यहाँ हमारे पास में एक एक्सेप्शन आ गया, तो पहले तो हम 2 ही भरते हैं और दूसरे में हम 8 ही भरते हैं, तीसरे वाले में कितने भर रहे हैं 2 और 6 8 8 और 5, 8 और 5 आपके पास में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 8 और 5 13, और बाहर वाले में 1, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन था ना, तो इसको हम इस तरीके से भरते हैं कि आधी भरी हुई और पूरी भरी हुई जो आधी भरी हुई और पूरी भरी हुई जो उपकोश है, सबशेल्स हैं, वो ज्यादा स्थिर रहते हैं, इसलिए एक्सेप्शन है, उसके आगे मैंने स्टार लगा दिया है। यहाँ पर अब हम मैंगनीज के लिए भर लेंगे, स्टार्टिंग में तो कितना आएगा 2 और 8, तीसरी सबशेल में काउंट करेंगे तो 2 और 6 8, 8 और 5 13, और बाहर कितने भरे हुए हैं, बाहर है 2। फिर उसी तरीके से हम फेरेरस का देख लेते हैं, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, और तीसरे शेल में कितना है, तीसरे शेल में 2 और 6 8 8 और 6 14, और बाहर कितने भरे हुए हैं 2। उसी प्रकार से कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहली शेल में तो कितने रहेंगे 2 रहेंगे, दूसरी में 8 रहेंगे, तीसरी में काउंट कर लो 2 और 6 8 8 और 7 15, और बाहर कितने भरे हुए हैं, बाहर भरे हुए हैं 2। उसी प्रकार से हम कोबाल्ट का देख लेते हैं, तो पहले 2 फिर 8, अगले कितने हैं 2 और 6 8 8 और 8 16, तो 16 और ये 2, ये हो गया कोबाल्ट का। अब हम भर लेंगे कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए कितना है 2 और 8, तीसरे में कितना भरा हुआ है, तो 2 और 6 8 8 और 10 कितना हो गया हमारे पास में 18, और बाहर कितना भरा हुआ है 1, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये पूरी भरी हुई है, ये आधी भरी हुई है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है, इसमें ज्यादा स्थिरता रहती है, इसलिए ऐसा भरता है। और जिंक क्या हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा हमारे पास में 2 8 18 और 2। तो ये कुछ इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, SPDF वाले से भी और KLMN वाले से भी। अगले लेक्चर में हम इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से कैसे हम संयोजकता निकाल सकते हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।